दोस्तों, कुंभ मेले को समाप्त हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। जितने भी भूले भटके लोग थे, अगले पिछड़े लोग थे, सारे अपने अपने घर को लौट चुके हैं। लेकिन एक महिला जो पूरे 40 दिन तक गायब थी, उसकी मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। तभी वो 12 मार्च को अपने घर आ जाती है। जब वो आती है तो लोगों की भीड़ लग जाती है। उससे पूछते हैं, तुम कहाँ पर थी? वो कहती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, भोग विलास वाला जीवन छोड़ चुकी हूँ, एक नया जीवन अपना चुकी हूँ। लेकिन अब उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो एक संतों वाला जीवन अपना चुकी है या कोई सन्यासी हो चुकी है, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कहीं से मौज मस्ती करके आ रही है, कहीं से ऐश करके आ रही है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई महिला हनीमून से लौटी हो। आखिरकार दोस्तों, कहाँ पर थी वो महिला, क्या कर रही थी? आइए इस रोचक कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दिलीप यादव। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। आगरा जिले के एक गांव में एक महिला अपने पति के साथ रहती है, जिसका नाम होता है छाया। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल की होती है। उसके पति का नाम सुरेंद्र होता है। उसकी एक बेटी है 9 साल की, जिसका नाम अंशिका होता है। उसके साथ रह रही थी। इसके अलावा उसके परिवार में उसके पति के 4 भाई होते हैं, 2 नंदे होती हैं, सास ससुर सब थे, यानी कि परिवार काफ़ी बड़ा होता है। तो वो महिला जिसका नाम छाया था, वो 2 फरवरी के दिन अपने गांव के 8-10 लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए जाती है, संगम में स्नान करने के लिए जाती है। प्रयाग पहुंचती है, वहां पर जाकर वो स्नान करती है। लेकिन स्नान करने के बाद जब ये लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान पर वो अपने से बिछड़ जाती है। उसके बाद उसके गांव वाले काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। फिर वो खोया पाया केंद्र में नाम लिखवाकर और उसका अनाउंसमेंट करवाते हैं। फिर भी उसके बाद कुछ देर वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद वो लोग वापस आगरा चले आते हैं। और जब वो आगरा चले आते हैं, आगरा घर पर आते हैं, तो छाया का पति पूछता है कि छाया कहाँ गई? तो वो लोग कहते हैं कि वो मेले में गुम हो गई। उसका पति बहुत नाराज़ हो जाता है उन लोगों के ऊपर और जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा देता है कि ये लोग मेरी पत्नी को लेकर गए थे और पता नहीं कहाँ पर गायब करके चले आए। अब पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि चलो मेले में तो लोग गुम ही हो जाते हैं, लोग समझदार हैं, चली गई होगी, 28-29 साल की है महिला, कहाँ चली जाएगी। दरअसल जब काफ़ी समय बीत जाता है और छाया का कहीं अता पता नहीं चलता है, वो वापस भी नहीं आई। इधर उसकी बेटी थी 9 साल की, उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि माँ कहाँ गई। अब मामला जो है वो बहुत पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जो सुरेंद्र था, छाया का पति था, वो अपने पड़ोसियों से या जिसके साथ गई थी उनसे लड़ाई झगड़ा करता रहता, ससुराल वालों से भी लड़ाई झगड़ा करता रहता कि तुम्ही लोगों ने कहीं उसको गायब कर दिया है। आखिरकार अब छाया कहाँ पर थी, उसका कोई अता पता नहीं था। अचानक से 12 मार्च के दिन, यानी कि वो 2 फरवरी को गई थी और 12 मार्च के दिन करीब 40 दिन के बाद वो अपने घर पर आती है। जैसे वो अपने घर पर आ जाती है, शोर मच जाता है। जिसके साथ वो गई थी वो भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो आ गई। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो इतने दिनों तक गायब थी तो कहाँ गई थी। उसका पति जो सुरेंद्र था उससे पूछता है, तुम कहाँ थी, कहाँ चली गई थी? तो वो अपनी कहानी बताती है कि मैं सन्यासी हो चुकी हूँ, संत वाला जीवन अपना चुकी हूँ और मैं जो है भोग विलास वाला जीवन त्याग चुकी हूँ। अब जो महिलाएं थी जो सुनती हैं कि ये सन्यासी हो चुकी है, संत हो चुकी है, तो उसके पैर छूने लगती हैं, जय जयकार करने लगती हैं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फटे हाल में गई थी, उसके पास शुद्ध कपड़े नहीं थे। लेकिन जब आई थी तो पाँव में पायल थी, हाथ में जो है अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहन रखी थी, रिंग पहन रखी थी। इसके अलावा स्मार्टफोन भी उसके हाथ में था, एक अच्छा सा पर्स भी उसके हाथ में था। अब जैसे ही उसकी बेटी जो 9 साल की है देखती है, उसको देखती है, तो वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो पिछले 40 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सबसे ज़्यादा वही परेशान थी। पति को कोई ख़ास फर्क नहीं था, क्योंकि वो 1 नंबर का पियक्कड़ था, शराबी था। वो पीकर अपना पड़ा रहता था और उन लोगों से झगड़ा किया करता था जिसके साथ वो गई थी। लेकिन अब वो उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी, यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो?
तो वो कहती है मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेने आई हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटी का क्या काम, और तुम पता नहीं क्या कर रही थी, तुम्हें देखने से तो नहीं लग रहा है कि तुम कोई पुजारन हो, सन्यासिन हो, ऐसे लग रहा है तुम पता नहीं कौन सा धंधा करती हो, कहाँ पर हो, क्या कर रही थी। तमाम तरह की उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम इसको ले जाओगी तो इसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा। वो कहती है नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरी सेवा करेगी। दरअसल अब मामला पेचीदा हो जाता है तो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। जो उसका पति सुरेंद्र था पुलिस को बुला लेता है, पुलिस आती है, फिर पूछताछ करती है तो वही कहानी बताती है कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ और ये भी मेरी दुनिया में ये रम जाएगी। अब पुलिस वाले देखते ही पहचान लेते हैं कि ये छाया जो है वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि तुम जब समाज से कट चुकी हो, तुम सन्यासिनी बन चुकी हो और भोग विलास से दूर हो चुकी हो, तो मोह माया से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो तुम बेटी को ले जाकर क्या करोगी, बेटी से तुम्हारा क्या मतलब है। और अगर बेटी को ले जा रही हो तो उससे पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पर है, उसको लेकर जाओ, उसके साथ रहो, बेटी के ऊपर उसका भी हक है, तो तुम उसको अकेले क्यों लेकर जा रही हो। लेकिन जब बेटी से पूछते हैं किसके साथ रहोगी तो जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। लेकिन अब सिर्फ 9 साल की बच्ची को अपना फैसला लेने का अधिकार तो था नहीं। वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये अपने परिवार में रहेगी, जो लोग समाज में रह रहे हैं तो ये समाज के साथ रहेगी, और तुम जो हो सन्यासी बन चुकी हो तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई, हम तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये बेटी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। पुलिस कहती है कि सच सच बताओ मामला क्या है। उसके साथ जो है महिला पुलिस भी आई थी। अब जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो सारी कहानी बयां कर देती है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जितने लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं। उसके मुताबिक जब वो इन लोगों के साथ गई थी तो संगम में डुबकी लगाने के बाद ये लोग वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं। घर के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे थे और इसी सिलसिले में जो 4-6 महिलाएं थी ग्रुप में, वो कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन खरीदने लगती हैं। तो एक दुकान पर ये लोग जाती हैं जहां पर एक युवक जो है वो अपनी दुकान लगा रहा था, उसका नाम दिनेश होता है, वो कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। ये सारे लोग मोलभाव करने लगते हैं, अपने अपने हिसाब से सामान खरीदने लगते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। तो दिनेश कहता है मैडम आगे बढ़ो, क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है आप लोग। और जो छाया थी उसके पास पैसे थे नहीं, वो भी बेटी के लिए सोची कुछ ले लूं, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं। वो कहती है कि एक तो अकेले हो और ऊपर से कस्टमर से ऐसे बात कर रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ो, अरे कोई देखेगा तभी ना खरीदेगा। दुकानदार कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में इतना देखना नहीं है, जो समझ में आए ले लो और आगे बढ़ो। तो वो कहती है किसी और को काम पर रख लो और अकेले तुम नहीं कर पाओगे। अब वो आगे बढ़ जाते हैं लोग। तो जो दिनेश था वो जाता है, छाया जो कि पीछे पीछे चल रही थी उससे पूछता है कि मैडम तुम सही कह रही हो कि मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगी? 500 रुपये मैं तुम्हें रोज़ दूंगा और उसके बाद खाना पीना जो भी है वो सारी चीज़ें अलग से दूंगा। छाया के मन में ये बात बैठ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था, जो सुरेंद्र था, नंबर 1 का पियक्कड़ था। वो किसी काम का नहीं था, जो भी ये गांव में मजदूरी करके लाती थी उसको भी पी जाया करता था, खाने पीने में उड़ा देता था, और खुद एक दिन कमाने जाता तो 2 दिन तक इसका इंतज़ाम हो जाता था। तो इसीलिए वो 2 दिन तक काम पर नहीं जाता था। तो इसलिए छाया बहुत परेशान थी, पैसों की बड़ी दिक्कत थी उसने देखी, और पिछले 10 सालों से जब से उसकी शादी हुई थी वो उससे परेशान थी। तो इसलिए वो सोचती है चलो ठीक है, अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, 20-22 दिन और रहेगा तो 10-12 हज़ार रुपये मेरे पास मैं कमा लूँगी। वो कहती है ठीक है, पीछे से वो खिसक लेती है चुपके से, अपने लोगों को ये भी नहीं बताती है कि मैं जा रही हूँ। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जब देखते हैं पीछे छाया नहीं है, छाया कहाँ गई, वो ढूंढते हैं, उसको ढूंढते ढूंढते 1-2 बार दुकान पर जाते हैं, लेकिन वो छुप जाती है। उसने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं यहीं पर रहकर काम करूंगी। दरअसल जो दिनेश था उसने बोला अपने घर पर फ़ोन कर दो। वो कहती है हाँ मैं फ़ोन कर दूंगी। अब दोस्तों जो छाया है वो वहाँ पर काम करने लगती है दिनेश की दुकान पर, और जो उसके पड़ोसी थे
जो गांव वाले थे जिनके साथ वो आई थी, जब वो लोग गांव जाते हैं और उसका पति पूछता है, सुरेंद्र पूछता है कहाँ पर है, ये लोग बोलते हैं कि वो गुम हो गई है। तो वो उनको लपेटे में ले लेता है, लेकिन इधर ये अच्छे से काम करने लगती है। दिन भर वहाँ पर काम करती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक दुकान खुली रहती है। और उसके बाद एक कमरा ले रखा था दिनेश ने किराए पर, तो दिनेश वहाँ पर चला जाता है, वहाँ सो जाता है। और जो छाया थी वो महिलाओं के कैंप में चली जाती थी और तंबू में जाकर सो जाती थी। लेकिन 2-4 दिन बीतता है और 2-4 दिन के बाद वो तंबू में रहती है और दिनेश एक कमरे में रहता है। फिर खाने बनाने में दिक्कत होने लगती है दिनेश को। एक दिन दिनेश बोलता है कि तुम भी मेरे साथ कमरे में रहा करो, दिक्कत नहीं है। वो बोली कि तुम मुझे ले ही नहीं चलते हो, दे ही नहीं जाते हो, मुझे वहाँ भेज देते हो, तो मैं क्या करूँ। तो कहता है ठीक है, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। अब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, अच्छे से दिन भर काम करते हैं, खूब बिक्री होती है और उसके बाद रात को आराम से दोनों सो जाते हैं। और इस बीच में जब सामान कम पड़ता है, कम हो जाता है, तो वो दोनों मथुरा भी चले जाते हैं और वहाँ से सामान लेकर चले आते हैं। एक दिन दुकान बंद रहती है, 2-2.5 लाख का सामान लाते और एक ही हफ्ते में बेच डालते हैं। तो इस तरीके से दोनों मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दुकान चलाते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी, जो अंशिका थी, इधर परेशान थी। उसने अपने ससुराल में फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अपने मायके में अपने फ़ोन कर दिया था और अपनी माँ के पास कहा था कि मैं जो हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ और हो सके तो चले जाना, अंशिका को देख लेना या उसको लिवा कर अपने साथ ले लेना, वो परेशान होगी। उसकी माँ जाती है अंशिका को लिवाने के लिए, लेकिन उसका जो पिता है वो भेजता नहीं है। वो बोलता है कि पता नहीं तुम लोगों ने अपनी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा दिया है, क्योंकि उन लोगों का झगड़ा चलता रहता था। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने ही उसको कहीं पर भगा दिया है और अब इसको भी लेने आई हो, तो मैं इसको नहीं भेजूंगा। इसीलिए वो उसको नहीं भेजता है और वो और उसकी माँ अंशिका के बगैर अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जब कुंभ समाप्त हो गया 25 या 26 फरवरी को, उसके बाद भी 3-4 दिन 5 दिन दुकान चलती है। जब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च लग गया, तो जब दुकान समेटने का वक्त आ गया, तो इतने दिनों में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अटूट रिश्ता सा बन जाता है, बहुत ही गहरा नाता बन जाता है। दिनेश कहता है कि काश तुम मेरे साथ काम करती, मेरे साथ ही रहती तो कितना अच्छा होता। तो छाया कहती है कि अब तुम कहाँ मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद चूँकि उसने हिसाब करके उसको 10-15 हज़ार रुपये जो भी थे पैसे भी दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, एक गिफ्ट के रूप में मोबाइल फ़ोन भी दे दिया और ये हुआ कि अपने अपने घर चलते हैं। लेकिन अब जो दिनेश था वो चाहता था छाया मेरे साथ चले, छाया भी यही चाहती थी कि मैं इसके साथ चलूं। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो दिनेश के साथ मथुरा चली जाती है, उसके घर पे चली जाती है। उसके घर वाले देखते हैं कि ये कौन है, कैसे आ गई, तो वो कहता है कि मैंने शादी कर ली। हालांकि जो दिनेश था वो भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी भी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो समझो अकेला था। पत्नी से उसका एक हिसाब से तलाक हो चुका था। तो घर वालों से बोलता है कि मैं शादी करके लाया हूँ। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लाया होगा, जो भी है बहू का स्वागत करते हैं। हालांकि जो दिनेश था वो अकेले ही रहा करता था, जो उसके सारे भाई थे सबका अपना अपना बिजनेस था। लेकिन अब उसका जो है सब लोग स्वागत करते हैं कि चलो कम से कम इसने भी घर बसा लिया, अच्छी बात है। दरअसल दिनेश के परिवार वाले ने छाया को पहली बार देखा था। इससे पहले जब वो सामान लेने 1-2 बार मथुरा गई या मार्केट गई थी, तो वो मार्केट से ही वापस लौट जाया करती थी। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। छाया की माँ ने बता ही दिया था कि उसने जो है बेटी को नहीं भेजा है, नहीं दिया है हम लोगों को। वो कहती है कि ऐसा है तो मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी। दिनेश से कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो, मेरी पत्नी हो, तो बेटी को भी मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा। चलो उसको लेकर आते हैं। ये दोनों मथुरा से जाते हैं आगरा, लेकिन उसके ससुराल नहीं जाकर छाया के मायके में जाते हैं। उसके साथ दिनेश भी जाता है। छाया के साथ जब मायके वाले दिनेश को देखते हैं तो वो लड़का उनको भी सही लग रहा था। जो भी था उसने बता दिया था कि मैं इसी के साथ रहती हूँ और इन्हीं से मैं शादी करूँगी। मायके वालों ने भी कहा ठीक है, क्योंकि जब से उन्होंने
सुरेंद्र के साथ शादी किया था, जो उनका दामाद था, उन्होंने शादी किया था, बस बेटी को ठोकरें ही मिली थी। तो इसीलिए वो लोग उससे परेशान थे। वो लोग चाह ही रहे थे कि बेटी कहीं और घर बसा ले, लेकिन जो है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर रहो और छाया जाए अपनी बेटी को लेकर चली आए। छाया जाती है, लेकिन सोचती है कि लाएगी कैसे, वो देगा कैसे। कहती है तुमसे पूछेगा कि तुम कहाँ थी, तो ठीक है। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और छाया से कहते हैं कि तुम बोल देना कि तुम अब एक सन्यासी हो चुकी हो, इस दुनिया से तुम्हें अब कुछ लेना देना नहीं है और बच्ची को अपने साथ रखना चाहती हो, तो आसानी से वो लोग दे देंगे। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस आ जाती है तो मामला उल्टा पड़ जाता है और वो लोग बेटी को देते नहीं हैं। अब पुलिस जो है उसके बाद उसके मायके वालों को बुलवाती है और दिनेश को बुलाया जाता है। उनसे पूछताछ करती है कि ज़रा देखूं कौन सा आदमी है, कैसे एक बच्चे की माँ को इस तरीके से रखेगा। और उसके बाद फिर दिनेश से मिलते हैं तो दिनेश भला आदमी लगता है। सबसे पूछती है पुलिस, तो पड़ोस भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत पीता है, मारता भी है, ज़रा भी कदर नहीं करता है इसकी, यही कमा के इसको खिलाती है। शादी धोखे से हो गई थी, गलत जगह इसकी शादी हो गई थी। 10 साल इसने गुजार लिए, अब अच्छा यही होगा कि ये जो है अपना और कहीं देख ले। अब पुलिस वाले जो है सुरेंद्र से पूछते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी तो ऐसे कह रही है, अब तुम क्या करोगे। वो बोलता है कि ये ऐसे ही घूम के आई है और इसके साथ रह कर आई है, तो मैं वैसे भी इसको नहीं रखने वाला हूँ और मैं जो है इसको रखूँगा नहीं। अब इसी पर सारी बात खत्म हो जाती है। बेटी कहती है मैं तो मम्मी के साथ रहूँगी। सुरेंद्र कहता है ठीक है, जहाँ तेरी माँ जाएगी वहीं तू भी जाएगी, मेरे पास क्यों रहेगी। तो इसीलिए वो अपनी माँ के साथ चली जाती है। आखिरकार ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, छाया के मायके में वहाँ रहते हैं और वहाँ से होली बिताकर फिर वो लोग मथुरा चले जाते हैं। दरअसल महाकुंभ मेले में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, तो इसे महाकुंभ का चमत्कार कहें या क्या कहें, आप ही कमेंट करके बताइए कि जो दिनेश और छाया ने किया वो सही था या गलत था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।